इस कहानी की शुरुआत होती है सोफिया नाम की लड़की को दिखाने से, जो दरअसल एक शार्क रिसर्चर थी। वो अपने साथियों के साथ पैसिफिक ओशियन में आई हुई शार्क को ट्रैक करने के लिए, जिसका नाम ललित। सोफिया और उसकी टीम पिछले काफी टाइम से ललित को ट्रैक कर रही थी और आज भी इनकी यही सोच थी कि ललित कब इनके रडार में वापस आए और ये लोग उसका सैंपल लेकर उस पर रिसर्च करें। और फिर अचानक इन्हें रडार में ऐसे सिग्नल मिलने लगती है जैसे वो शार्क लिलित इसके एरिया में आ रही। इसलिए टीम के चारों लोग, जिनमें सोफिया का हस्बैंड भी शामिल था, वो समंदर में कूद पड़े और ललित को ढूंढने लगते हैं। जहां तभी इन्हें एक वेल का बेबी दिखाई देता है, जो हालांकि था बच्चा, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा था। और डरा देने वाली बात यह थी कि वो बेबी वेल मरा हुआ था, जिसके जिस्म का आधा हिस्सा गायब था। अब वो सोच रहे थे कि इस वेल का कातिल कौन हो सकता है, कि तभी उनके सामने वेल का खूनी ही आ जाता है। जी हाँ, वो कोई और ललित ही थी, जो अब इनके सामने आ चुकी थी, जिसे देखकर ये लोग काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि आज से 2 महीने पहले जब इन्होंने ललित को एग्जामिन किया था तो वो बस 2.5 मीटर की, और अब लगभग वो 7 मीटर की हो गई थी। यानी सिर्फ 2 महीने में वो 3 गुना बढ़ गई थी, जो बात सच में काफी चौंका देने वाली। अब यहाँ समझदारी तो यह थी कि इन लोगों को अपनी जान बचाकर चले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती सोफिया का हस्बैंड कर देता है। अपनी मौत को सामने देखने के बावजूद भी उसे सैंपल लेने की पड़ी थी, इसलिए वो शार्क की बॉडी को सैंपल लेने के चक्कर में ललित को स्ट्रैप कर देता है। और बस फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। ललित कंट्रोल से बाहर होकर टीम के चारों लोगों पर हमला कर देती और उन्हें बुरी तरह काट कर टुकड़े टुकड़े कर देती है, जबकि सोफिया और उसकी साथी बोट में इस नज़ारे को दूर से देख पा रही थी। हालांकि वो काफी डर गई थी। जब कुछ देर होता है तो सोफिया भी ओशियन में कूद जाती, और इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई जिंदा बचा होगा, लेकिन वहां पर तो बस टीम के लोगों के कटे फटे जिस्म के टुकड़े थे, जिन्हें बुरी तरह ललित ने मार दिया था। हर तरफ खूनी खून फैला हुआ था, और तभी ललित सोफिया के सामने, जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी, वो अब सोफिया पर भी हमला करके उसे घसीट कर अपने साथ ओशियन में ले जाने लगती। पर किसी तरह सोफिया अपनी जान बचा लेती है, और यहाँ से सीन चेंज होकर के 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोफिया अब शार्क्स पर रिसर्च करना बंद कर दी थी और वह एक एक्वेरियम गाइड का काम कर रही, जहां आने वाले बच्चों को वो मछलियों और उनके बारे में बताया करती थी, जिसे बच्चे काफी एंजॉय भी किया करते थे। अब यहीं पर हम एक लड़की मीका को देखते हैं, जो एक मरीन एक्टिविस्ट थी। समंदर के बारे में रिसर्च और जानकारी रखने और देने वाली वो कंपनी को चला रही थी, जिसका नाम सेवियर ऑफ द सी था, जिसका काम ही मरीन लाइफ को बचाना था। यानी समंदर में रहने वाले हर क्रीचर की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी थी। अब मीका सोफिया से जाकर मिलती है, जिसे वो अपने हेडक्वार्टर ले जाती है और उसे ललित दिखाती है, जिस पर सोफिया कुछ साल पहले रिसर्च कर रही। वो कहती है कि वो कुछ ही टाइम में एक पेरिस की रिवर में आ रही है, यानी कि उसके शहर की ही रिवर में। वो बस पेरिस की रिवर में एंटर होने ही वाली है, इसलिए मीका यहाँ चाहती है कि सोफिया ललित को एग्जामिन करने में उसकी मदद करे, जिस पर सोफिया कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। शार्क्स अक्सर मौसम की बदलने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और हाँ, पैसिफिक ओशियन से रिवर में आना थोड़ा मुश्किल है। ललित तो क्या, कोई भी शार्क्स रिवर के ताजा पानी में सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए वो यहाँ आने से पहले ही वापस लौट जाएगी। अब इस वजह के साथ साथ सोफिया का सदमे से भरा मन भी था, जो उसे शार्क्स पर एग्जामिन करने और उसे ट्राई करने से रोक रहा था। इसलिए इस तरह की वजह देकर सोफिया वहां से चली जाती है। अब हम कुछ लड़कों को उस सन रिवर के पास खड़ा देखते हैं, जिन्हें रिवर से 2 छोटे छोटे मिसाइल्स मिलते हैं। तब यहाँ पर पुलिस आकर सभी मिसाइलों को इकट्ठा कर लेती है और सबको बताती है कि दूसरी जंग के बाद से इस रिवर में छोटे छोटे मिसाइल्स हैं और उनके सेल्स मिलती रहती है, इसलिए डरने वाली कोई बात। अब रात के टाइम मीका अपने एक दोस्त के साथ सन रिवर में आती है, तो यहाँ हुई कार एक्सीडेंट की जांच करने आए थे, पर असल में वो तो ये एग्जामिन करने आई थी कि क्या ललित इस रिवर में आ गई है। इसलिए मीका की दोस्त रिवर में कूद जाती है, जहाँ वो शार्क्स के बड़े बड़े पंजों के निशान देखती है। पर तभी यहाँ पुलिस आ जाती इन दोनों को पकड़ने के लिए, क्योंकि इस तरह किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करना गैर कानूनी था। इसलिए पुलिस मीका को पकड़ लेती है, जबकि उसकी दोस्त किसी तरह वहां से भाग निकलती। अब हम सोफिया को देखते हैं, जो अब लिलित को ट्रैक कर पा रही थी, और उसे पता चलता है कि लिलित सर रिवर में आ चुकी है। अगली सुबह पुलिस उस आदमी की तलाश करके उसकी लाश रिवर से निकालती है, जिसकी कल रात कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब लाश की हालत भी देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उस लाश का आधा हिस्सा गायब। उसे देखने से साफ लग रहा था जैसे किसी बड़े जानवर ने उसकी लाश को खाया है। अब यहाँ रिवर के बाहर ऑफिसर के साथ सोफिया और मेका भी, और सोफिया साफ लफ्जों में उन्हें बता देती है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि ललित का है, और अब हमें उस शख्स को मारना हो। अगर हम चाहते हैं कि लोग इस
तरह साक्स के हाथों न मरे। यहाँ मीका इस बात को गलत अंदाज में यूं समझ लेती है कि अगर हम चाहते हैं कि साक्स लोगों को ना मारे तो हमें साक्स को मारना होगा। उसे लग रहा था कि ये लोग मिलकर सोफिया के साथ साक्स को मार देंगे, तो बस इसलिए वो साक्स को बचाने के काम में लग जाती, क्योंकि जाहिर है वो मरीन सेवियर है, समुद्री क्रिएचर को बचाने वाली है, इसलिए वो ऐसा करने का सोच रही। पर सोचने वाली बात ये थी कि एक साथ लोगों को मार रही थी, लेकिन वो उसे बचाना चाहती। अगले दिन ऑफिसर और सोफिया सन रिवर में आ जाते हैं। उनका प्लान ये था कि वो रिवर में जाकर सीधा साक्स को पकड़ लें। तब सोफिया साक्स को ट्रैक करने में उनकी मदद कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये वो लोग साक्स को देखने ही वाले थे, लेकिन मीका यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ कर देती है। वो अपने हैकर दोस्त की मदद से सोफिया के ट्रैकर के सिग्नल को खराब कर देती, जिससे कि अभी लोग साक्स को ट्रैक नहीं कर पाते, जिससे जाहिर है उन ऑफिसर के लिए बहुत बड़ा खतरा आ जाता है जो रिवर में गए थे। पर ललित उस तरफ नहीं जाती और अपना रूट बदल लेती है, जिससे ऑफिसर को अपनी जान बचाने का मौका मिल जाता है और वो सही सलामत बाहर आ जाते हैं। पर ये काफी सीरियस कंडीशन बन जाती है कि शहर के बीचों बीच सन रिवर में मॉन्स्टर घूम रही है, इसलिए ऑफिसर ये बात जाकर मेयर को बता देते हैं। तब मेयर परेशान होते हुए कहती है कि कैसे भी करके उन शार्क्स को रोकना होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद उसी सन रिवर पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसे वो किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए ऑफिसर ललित को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि मीका एक वीडियो बनाती है और उसे खुफिया तौर पर कई सारे मरीन एक्टिविस्ट के पास भेज देती है। ललित शार्क्स के बारे में बताते हुए कहती है कि गवर्नमेंट उसे और उस जैसे और भी शार्क्स को मारना चाहती है, इसलिए हमें आगे आना होगा और उन्हें बचाना होगा, बेशक ये शार्क्स हम लोगों को खा क्यों न जाए। फिर भी वो कहती है कि इसके लिए आज रात हमें पेरिस की कैटाकॉम्ब में आना होगा, और कैटाकॉम्ब दरअसल पेरिस के नीचे बनाई गई एक सुरंग है जो पूरे पेरिस के नीचे फैली हुई है। अब मीका अपना पूरा प्लान अपने साथियों को बता देती, लेकिन उससे पहले ही उसकी एक दोस्त पुलिस के पास पहुंच गई और उन्हें इस खुफिया प्लान के बारे में सब कुछ बता देती, जहां उन लोगों को पता चलता है कि इस टाइम शार्क्स पेरिस के कैटाकॉम्ब में। फिर जैसे ही रात हुई, मीका उन मरीन एक्टिविस्ट के साथ कैटाकॉम्ब आ जाती है, जहां सोफिया और ऑफिसर भी गए थे, क्योंकि उन्हें भी मीका के प्लान के बारे में पता चल गया। यहाँ ऑफिसर और एक्टिविस्ट के बीच बहस होने लगता भी मीका सन रिवर में कूद जाती है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहती थी कि शार्क्स इंसानों के लिए खतरनाक नहीं। और तभी वहाँ एक शार्क्स आ जाती है जो लिलित तो नहीं थी, जिसके साथ वहाँ और भी कई सारी शार्क्स और बस फिर क्या था, शार्क ये साबित कर देती हैं कि सच में शार्क इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। और इंसानों को तो नहीं छोड़, वो मीका पर बुरी तरह हमला कर देती है और उसे बुरी मौत मारती है, यानी उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये देखकर सारे मरीन एक्टिविस्ट घबराते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, और उनका बेकार सा जो प्लान था मरीन की लाइफ बचाने का, वो पूरी तरह तबाह हो जाता है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि हर चीज, भले ही कोई जानवर ही क्यों ना हो, बचाने वाला नहीं होता। कुछ आपकी जान का दुश्मन भी हो सकते हैं, जिन्हें रोकना और मारना भी पड़ता है। इसी बीच बहुत सारे एक्टिविस्ट रिवर में गिर पड़ते हैं और शार्क्स का खाना बन जाते हैं। हर तरफ शार्क्स रिवर में इंसानों के टुकड़े टुकड़े करते हुए नजर आ रहे थे। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। जैसे तैसे इस सिचुएशन को काबू कर लिया गया था। बचे हुए लोगों को सही सलामत वहां से बचा लिया जाता है, और इस दौरान एक शार्क्स को भी मार दिया गया था, जिसे अब सोफिया चेक करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि यह शार्क्स एक फीमेल है जो तकरीबन 2 माह की और प्रेग्नेंट। हैरानी वाली बात यह है कि उसके पेट में ढेरों शार्क्स के बच्चे हैं, और पता चलता है कि शार्क्स एक ऐसी प्रोसेस से बच्चा पैदा कर रही है जिससे वो एक टाइम में बहुत ही ज्यादा बच्चा पैदा करने के काबिल हो गई, वो भी बहुत ही जल्द, छोटी उम्र में, जो चीज बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसे इनकी संख्या बहुत ही कम टाइम में बढ़ सकती है, और ये ताजा पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो जो चीज इन्हें इनकी माँ लिलिथ से मिली, जिसने क्लाइमेट के मुश्किल को झेलते हुए फ्रेश पानी में जीना सीख लिया था, ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये शार्क हजारों की तादाद में हो सकते हैं जो सारे कैटाकॉम्ब में रह रहे हैं। इसलिए वो फैसला करते हैं कि हम कैटाकॉम्ब में धमाके करेंगे जिससे सभी शार्क वहीं मर जाए। अब अगले दिन वो स्विमिंग इवेंट आ जाता है, जहाँ एक टाइम पे बहुत सारे लोग रिवर में स्विमिंग करेंगे, क्योंकि ये बात लोगों को नहीं बताई गई थी। मेयर को शार्क्स के आने का खतरा था, फिर भी वो इवेंट को अपने फायदे के लिए कैंसिल नहीं करती, बल्कि ऑफिसर और ट्रेन मरीन को रिवर में उतार दिया और वो निगरानी करने लगते हैं, जहां रिवर की एक साइड पर काफी बड़ा जाल बांध दिया जाता है ताकि अगर कोई शार्क इस तरफ आए तो उसमें फंस जाए। जबकि सीनियर ऑफिसर सोफिया अपने अपने साथियों के साथ कैटाकॉम्ब में आ गए थे, क्योंकि वो वहां की मेन जगहों के धमाके करने वाले थे। वे सभी अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। सीनियर ऑफिसर सोफिया एक साथ थे। वहां अंधेरा था। जैसे सीनियर ऑफिसर ने फ्लैशलाइट ऑन की, हम बहुत ही डरावना सीन देखते हैं। ऑफिसर के चारों तरफ हजारों की तादाद में छोटे छोटे शार्क्स के बच्चे घूम रहे थे, जिससे वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि हालांकि
हालांकि ये बच्चे थे लेकिन इतनी ताकतवर थे कि किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, क्योंकि छोटे होने के बावजूद इनका साइज काफी बड़ा था। उन्होंने सभी बॉम्ब्स को अपनी अपनी जगह पर फिक्स कर दिया था, लेकिन बम के फटने से पहले एक सार्क सीनियर ऑफिसर पर हमला कर देते, पर वो किसी तरह बम को ब्लास्ट कर देते हैं। हालांकि वो खुद काफी जख्मी हो गया था, लेकिन सार्क्स के कुछ बच्चे मर जाते हैं और सीनियर ऑफिसर को ऊपर खींच लिया जाता है। अब जब सोफिया वापस नीचे रिवर में जाती है तो उसके सामने ललित गुजर रही थी, और जो अपने बच्चों की लाशों के टुकड़े को देखकर काफी दुखी हो गई थी और गुस्से से भरी हुई थी। और वो सोफिया को तो नहीं देख पाती है, लेकिन गुस्से से भरी हुई उस जाल को तोड़ देती है और उस जगह पर आ जाती है जहाँ स्विमिंग रेस शुरू हो गई। अब ललित यहाँ आकर एक आदमी के दो टुकड़े कर देती है, इससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और तभी यहाँ बहुत सारे सार्क्स भी आ जाते हैं, जो कि जाहिर है ललित के कहने पे आए ये सार्क्स कैटाकॉम्ब ले रहे थे, इसलिए धमाके से मरे थे और उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। ये सार्क्स रिवर में तैर रहे लोगों को पर बुरी तरह हमला कर देते हैं। एक ही पल में रिवर खून से लाल हो गया था, हर तरफ उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए थे। इसी के साथ यहाँ सबसे बड़ी गलती यह हुई कि ऑफिसर ने सार्क्स को स्नाइपर से शूट कर दिया, जिसकी कुछ गोलियां पानी में पड़े मिसाइल पर लग जाती हैं, जो दूसरे जंग से वहां पड़े हुए थे, लेकिन डिफ्यूज पूरी तरह एक्टिव, जिससे होता यह है कि एक मिसाइल के फटने से ढेरों मिसाइलें फटने लगती हैं। ऐसा होते ही बड़े बड़े धमाकों के साथ वहां सुनामी जैसा सीन बन जाता है। रिवर का पानी हर तरफ फैल जाता है, जो मेयर के साथ साथ पेरिस के बड़े बड़े हिस्सों को अपने साथ ले डूब जाता है। बहुत बड़ी तबाही बन जाती है। सिर्फ सोफिया और ऑफिसर ही बचते हैं, जो अपने चारों तरफ तबाही को देख रहे। आसपास लाशें और ढेरों शॉक्स घूम रही और बताया जा रहा था कि ये शॉक्स सुनामी की वजह से आसपास के एरिया में भी जा रहे, जिस वजह से वो पूरे कंट्री में फैल चुकी थी। और सबसे खतरनाक बात तो अब यहाँ से पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही लाएंगे, जिससे इंसानियत और दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा, जो चीज बहुत खतरनाक है। इसी तरह दिल दहलाने वाले एंडिंग के साथ ये कहानी अंडरबेस यहीं पर खत्म।